इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजिटल रूप से जो अनअकैडमी है उस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी अनअकैडमी है ना, वो आरपीएससी के साथ भी जो एग्ज़ाम है वो भी उनकी तैयारी भी करवा रहा है। ठीक है ना। तो आप आरपीएससी की जो तैयारी है वो भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। वो कौन सा है? अनअकैडमी। तो इसके लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के द्वारा। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मैं एमए हिस्ट्री से नेट हूँ और साथ में बीएड भी हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस है 15 इयर्स का, और मैंने 2018 में टीचर एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। यदि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप खरीदते हो तो इसमें आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस। ठीक है, जिससे आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भी भाग ले सकते हो जब क्लास चल रही है। इसमें आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्सेज। आपको जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छी तैयारी करने में मदद करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, जिसके बाद अपनी आप जो तैयारी है उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हो, रेगुलर मॉक टेस्ट देके और क्विजेज में भाग लेकर के। ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि इसमें अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है, कि एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लाइव और जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो कंफर्टेबली अपने किसी भी डिवाइस पर देख सकते हो। ठीक है। तो अभी 23 फरवरी से रीट लेवल सेकंड का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो ये भी आप खरीद सकते हैं। जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड करके, तो उसमें आपको ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा जो 23 फरवरी से स्टार्ट है। तो इस कोर्स को यदि आप खरीदते हो तो मेरा कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, DPS10। कौन सा है? DPS10 मेरा कोड है। ये प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो अभी एसआई का भी चल रहा है साथ में। ठीक है, एसआई का भी कोर्स है। एसआई की भर्ती राजस्थान में आई हुई है और काफ़ी अच्छा मौका है। यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप लेकर के, तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हो। ठीक है। इसके बाद में आरएस फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, और आरएस फाउंडेशन बैच है, ये भी 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे भी आप खरीद सकते हो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। तो इसमें भी आप यदि मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, रेफरल कोड DPS10, तो इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखो कि जो 10% का डिस्काउंट है ना, वो कुछ ही दिनों तक है। अभी जो 10% का डिस्काउंट है वो कम होने जा रहा है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को खरीदें। फ्री और प्लस क्लासेज में फ़र्क क्या है कि फ्री क्लास में तो आपका लिमिटेड जो सिलेबस है वो कवर होता है, जबकि प्लस क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है। फ्री क्लास में होते हैं लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, जबकि टेस्ट होते हैं प्लस क्लास में होते हैं अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। फ्री जो क्लास होती है उसमें लिमिटेड पीडीएफ या नोट्स होते हैं, जबकि प्लस क्लास में होते हैं अनलिमिटेड पीडीएफ या नोट्स। जो फ्री क्लास है उसमें डाउट क्लियरिंग सेशन होता है टॉप एजुकेटर के द्वारा, जबकि प्लस क्लास में रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे वो टॉप एजुकेटर के द्वारा। ठीक है ना, वो रेगुलर नहीं होगा फ्री में, ध्यान रख लेना। ठीक है। याद रखना है कि प्लस फीचर क्या क्या है, कि आप अपने सबसे अच्छे एजुकेटर से पढ़ सकते हो, अपने एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में भाग ले सकते हो, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो, फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें शामिल हैं। ठीक है ना। उसके बाद में याद रखना है कि 1 मार्च 2021 से जो सब्सक्रिप्शन का जो डिस्काउंट है वो 10% से कम होकर के 5% होने जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप अभी इसे खरीदिए, क्योंकि जैसे अपन बात कर रहे हैं 12 मंथ का, तो ये 7,000 का है और 10% डिस्काउंट होके 6,300 का पड़ता है, लेकिन 5% में 6,650 का। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी से इसे लीजिए। तो अभी अनअकैडमी जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, और उसे अनलॉक करने के लिए उसका जो फ्री प्लान यदि आपको अनलॉक करना है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए। कौन सा है? DPS10। ठीक है ना।
यानी जो DPS-10 है ना वो यूज़ कर सकते हैं, और ये यूज़ करके आप फ्री जो प्लान है वो पा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, अन अकेडमी जो लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद आपको साइन अप करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देना होगा। यदि अपन बात करें तो 12 मंथ का जो प्लान है वो 7,000 रुपीज़ का है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो DPS10, तो इसमें आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और ये आपको पड़ेगा 6,300 रुपये में। ठीक है, ये 12 मंथ का प्लान है। इसके बाद में 24 मंथ का प्लान है, ये 8,400 रुपये का है। ये लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो DPS10, तो आपको इस पर भी मिलेगा 10% डिस्काउंट, और ये आपको पड़ेगा 7,560 रुपये में। तो इसमें है पर्सन, महत्वपूर्ण पर्सन जो रीट, SI, पटवार, वनरक्षक जो एग्ज़ाम है उनके लिए मैंने हिस्ट्री के पर्सन बनाए हैं जो पीछे के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये पर्सन है, इसके सवालों के आप जवाब देना, और आप खुद को एनालिसिस करना कि आपकी कितनी तैयारी है। तो इसमें कुल जो क्वेश्चन है उनकी संख्या लगभग 40 के लगभग है, वो अपन पूछेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके वो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और इसमें क्या पूछा गया है कि जो बंगाल है, बंगाल और जो बिहार है, उसमें जो भूमि पर किराएदारों के अधिकार को मान्यता मिली थी, ठीक है ना, बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा, तो वो कब लागू हुई थी? 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, या फिर 1900 ईस्वी में? कब लागू हुई थी, ये आपको आंसर देना है। टाइम शुरू होता है आपको। कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885 में, 1886 में, 1889 में, या 1900 ईस्वी में? कब दिया गया था बताइए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को 1885, 86, 89 और 1900। तो आपका टाइम खत्म हो रहा है। याद रखना है कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 1885 ईस्वी, यानी 1885 में एक अधिनियम पारित किया गया था, किराएदारी अधिनियम। और ये जो अधिनियम था इसमें कहा गया था कि जो किराएदार है ना उन्हें क्या मिलेंगे? अधिकार मिलेंगे। बंगाल में पारित किया गया था, और इसीलिए इसे क्या कहा गया था? बंगाल किराएदारी अधिनियम। ये अंग्रेजों के लिए था, वैसे एक्चुअल में अंग्रेजी तो आते थे ना वहाँ पे किराएदार बन के। ठीक है, तो इसलिए इसे बंगाल किराएदारी अधिनियम का नाम दिया गया। और कब पारित किया गया था? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ के लिए जाने जाते थे? लॉर्ड कार्निवाल्स, अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो। फिर कोट दिए गए नीचे, केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, एक, दो और तीन। यानी निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? लॉर्ड कार्निवाल्स, अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो। इसमें ऑप्शन दिए हैं केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? लॉर्ड कार्निवाल्स, अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो। कोट दिया है एक, एक और तीन, दो और तीन, और एक, दो और तीन। बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें। टाइम पूरा हो चुका है। याद रखना है कि जो रेतवाड़ी प्रथा है, उसका अर्थ था रेतवाड़ी का अर्थ होता था जो कर है ना वो सीधा डायरेक्ट ही सरकार को दिया जाता था। ये कर डायरेक्ट किसको दिया जाता था? सरकार को दिया जाता था, और वो रेतवाड़ी प्रथा कहलाती थी। तो इसके लिए सबसे पहले प्रयास किए थे कैप्टन रीड ने, अलेक्जेंडर रीड उनका पूरा नाम था।
और उसके बाद इन्हें पूर्ण रूप से लागू करने में सफलता पाई थी थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो भी कहते हैं की बात है। तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो इससे जुड़े थे। तो इसका मतलब 2 और 3 कौन से में आ रहा है, सी में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल 2 और 3, ये सही है। यानी रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध कौन थे, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो थे, इसलिए इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, 2 और 3 आएगा, ठीक है। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, कौन से संबंधित है, हम पीछे तो क्वेश्चन आया है, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त या कोई नहीं। यानी सर टॉमस मुनरो कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त या कोई नहीं, बताइए। सर टॉमस मुनरो कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त या कोई नहीं, कौन सा इसमें आंसर आएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्थायी बंदोबस्त से है, मालवाड़ी बंदोबस्त से है, रेतवाड़ी बंदोबस्त से है, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा आपके वो आएगा कौन सा, सी। अभी तो पीछे ही तो पढ़ गए थे, ये दोनों किससे जुड़े हुए थे, रेतवाड़ी से जुड़े हुए थे। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन आ जाएगा। यानी ये किससे जुड़े हुए थे, रेतवाड़ी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश व्यवस्था में रेतवाड़ी भू राजस्व संग्रहित प्रचलित था, कहाँ पे प्रचलित था बताइए। उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में या दक्षिणी भारत में, कहाँ पे प्रचलित था, बताइए। यानी जो रेतवाड़ी भू राजस्व संग्रह था वो कहाँ पे प्रचलित था, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में या दक्षिणी भारत में, कहाँ पर इसका प्रचलन माना जाता है। उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। तो याद रखना ये दक्षिणी भारत में प्रचलित था। सर्वप्रथम इसे 12 महल में लागू किया गया था। 12 महल कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। यहीं पर इसे सबसे पहले लागू किया गया था, किसको, रेतवाड़ी भू राजस्व को, ठीक है ना। तो इसलिए चौथे जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, डी आएगा। यानी दक्षिणी भारत में जो भू राजस्व संग्रह वो प्रचलित था, कौन सी व्यवस्था में, ब्रिटिश व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रेतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था, मद्रास में कौन था रेतवाड़ी से संबंधित, मेलकॉम, मैनकोफ, मुनरो, एल्फिस्टन, कौन था रेतवाड़ी से संबंधित, बताइए। मद्रास में रेतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था, मेलकॉम, मैनकोफ, मुनरो या एल्फिस्टन, बताइए। मैंने बताया था कि मद्रास दक्षिण भारत में थी, तो इसका मतलब मद्रास में तो थी ही, मद्रास ही तो था मैन उस समय दक्षिणी भारत में, ठीक है ना। तो इसीलिए कौन सा आएगा इसमें आंसर, बताइए। मद्रास में रेतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था, तो आपको याद रखना है कि रेतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था मद्रास में मुनरो, ठीक है। सबसे पहले 1792 में मैंने बताया कि इसे 12 महल में लागू किया गया। 12 महल कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। और वहां पर इसे लागू करने में सफलता पाई थी किसने, कैप्टन रीड ने। यानी सबसे पहले किसने लागू किया था इसे, कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद में इसे लागू किया गया 1819 ईस्वी में
थॉमस मुनरो के द्वारा। किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो भी बोल दो, एक ही बात है। और इसे लागू किया गया था मद्रास में। तो यही तो पूछा भी, मद्रास में लागू करने का श्रेय किसे जाता है? टॉमस मुनरो को। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो टॉमस मुनरो है और साथ में कौन है, जो कैप्टन रीड है, ये दोनों ही किससे जुड़े हुए थे? रेतवाड़ी बंदोबस्त से जुड़े हुए थे। तो इसलिए पांचवा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? सी आएगा, मुनरो। रेतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। टॉमस मुनरो, बर्ट, मार्टिन बर्ड, कार्निवास, लॉर्ड डलहौजी। पीछे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है। रेतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। टॉमस मुनरो, मार्टिन बर्ड, कार्निव कार्नवाल्स और लॉर्ड डलहौजी। बताइए। किसने प्रारंभ की थी इसे? रेतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? टॉमस मुनरो ने, मार्टिन बर्ड ने, कार्निवास ने या लॉर्ड डलहौजी ने? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है आंसर कि इसका जो आंसर है वो कौन सा रहेगा? टॉमस मुनरो रहेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? ए ऑप्शन। तो छठे क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? ए, टॉमस मुनरो। पूरी जानकारी मैं पहले आपको दे चुका हूं कि टॉमस मुनरो ने इसे मद्रास में लागू किया था, कैप्टन रीड ने इसे तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रेतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? बताओ, जल्दी से बता दो इसको तो। अंग्रेजों ने रेतवाड़ी बंदोबस्त है वो कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी? कहाँ लागू किया गया था? कहाँ लागू किया था? तो याद रखना है कि ये लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। अभी तो मैंने बताया ना, टॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था इसे। कब? 1819 में। इसलिए सातवां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। अब कुछ अलग क्वेश्चन आ गए। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गौरी शंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या या माणिक्यलाल वर्मा? यानी किसकी अध्यक्षता में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? बताइए, टाइम शुरू होता है आपका। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गौरी शंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, टाइम खत्म हो गया है। याद रखना है कि इसका आंसर होगा भोगीलाल पांड्या। ठीक है, आपको पता ही है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। डूंगरपुर में की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा। और साथ में इसे क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी। किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। यानी डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भोगीलाल पांड्या थे। स्थापना इन्होंने 1944 में की थी। भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा और इनका एक और उपनाम है, वो क्या है? वागड़ का गांधी।
जनवरी 1948 में किसके मुख्यमंत्रित्व में डूंगरपुर महारावल ने लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया था? भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय, देवराम वर्मा या वीरभद्र सिंह? किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर बताइए। डूंगरपुर में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया, बताइए इसका। क्वेश्चन क्या है, जनवरी 1948 में किसके मुख्यमंत्रित्व में डूंगरपुर महारावल ने लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया? भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय, देवराम शर्मा या वीरभद्र सिंह? किसके नेतृत्व में किया गया? तो याद रखना है कि इसका जो गठन है वो गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में किया, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी। यानी जनवरी 1948 में डूंगरपुर के महारावल, इसका नाम क्या था, लक्ष्मण सिंह था, उन्होंने लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया। इसके प्रमुख कौन थे, गौरीशंकर उपाध्याय थे। तो लोकप्रिय मंत्रिमंडल किसे कहा जाता था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लोकप्रिय मंत्रिमंडल उस मंत्रिमंडल को कहते थे जो एकीकरण सॉरी जो आंदोलन चल रहे थे ना उस समय, उस दौरान दरअसल क्या था, प्रजामंडलीय आंदोलनों के दौरान जनता की सरकारों का गठन किया जा रहा था। यानी राजा गठन कर रहे थे ताकि प्रजामंडल वाले आंदोलन समाप्त कर दें, तो जनता की सरकारों का गठन किया जा रहा था, और जनता की जो सरकारें थी उन्हें ही क्या कहते थे, लोकप्रिय सरकारें। यानी प्रजामंडलीय आंदोलनों के दौरान बनने वाली जनता की सरकारों को क्या कहा जाता था, लोकप्रिय सरकारें कहा जाता था। तो इसलिए जो 9वां क्वेश्चन है उसका आंसर बी आएगा, गौरीशंकर उपाध्याय, क्योंकि गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में ही यहाँ पर लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। बांसवाड़ा का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित किया गया? मणिशंकर नागर, चिमनलाल मालोत, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दुलजी बावसाकर? बांसवाड़ा का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित किया गया? मणिशंकर नागर, चिमनलाल मालोत, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और दुलजी बावसाकर? बताइए। यानी किसके मुख्यमंत्रित्व में बांसवाड़ा का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठित किया गया था? मणिशंकर नागर, चिमनलाल मालोत, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दुलजी बावसाकर? बताइए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है ना। यानी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ही इसके संस्थापक थे। यानी बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो मानी जाती है 1945 में, और वो इसी ने की थी, किसने, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा ही स्थापना की गई थी बांसवाड़ा प्रजामंडल की 1945 में। उसके बाद में यहाँ के शासक, जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह, उसने यहाँ पर 1948 में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया था। और ये जो लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन है ये इसी के नेतृत्व में हुआ था, किसके, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में। यानी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में ही यहाँ पर लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, कहाँ पे, बांसवाड़ा में। तो 10वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, सी आएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इनके नेतृत्व में बांसवाड़ा का प्रथम जो लोकप्रिय मंत्रिमंडल है वो गठित किया गया। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या,
गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा। यानी वनवासी संघ की स्थापना करने वाले कौन थे वहां पे डूंगरपुर में? भोगीलाल पांड्या, गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा। बताइए। डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या, गुरु गोविंदगिरी, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा। इसके द्वारा की गई। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? भोगीलाल पांड्या की। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। यानी भोगीलाल पांड्या के द्वारा ही डूंगरपुर में वनवासी संघ की स्थापना हुई। वनवासी संघ है ना, ये किसके लिए बनाया था? आदिवासियों के लिए। और आदिवासी मेनली यहाँ पे बेली थे, ठीक है ना। तो उनके लिए संगठन बनाया गया था। कौन सा? वनवासी संगठन। जो किसने स्थापित किया था? भोगीलाल पांड्या ने। डूंगरपुर रियासत के किस शासक को अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेजा गया था? ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है? शासक है, ठीक है ना। डूंगरपुर रियासत के किस शासक को अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेजा गया था? इसमें जो ऑप्शन है वो जसवंत सिंह द्वितीय, सामंत सिंह, डूंगर सिंह, लक्ष्मण सिंह। टाइम शुरू होता है आपका। डूंगरपुर रियासत के किस शासक को अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त करके वृंदावन भेजा गया था? जसवंत सिंह सेकंड, सामंत सिंह, डूंगर सिंह और लक्ष्मण सिंह। चारों में बताने किसको भेजा गया? तो याद रखना है कि भेजा गया था किसको? जसवंत सिंह सेकंड को। ठीक है, जसवंत सिंह सेकंड को अंग्रेज हुकूमत ने बर्खास्त कर दिया था। विरोध कर रहे थे ये, और इसीलिए ये कहाँ चले गए? फिर वृंदावन चले गए, कृष्ण की भक्ति में लीन हो। ठीक है, इन्हें भेजा गया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ए आएगा 12वें क्वेश्चन का आंसर। राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा है जमनालाल बजाज, तीसरा है टीकाराम पालीवाल और चौथा है जयनारायण व्यास। राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, टीकाराम पालीवाल और जयनारायण व्यास। बताइए। राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, टीकाराम पालीवाल और कौन? जयनारायण व्यास। तो बताइए कौन थे? ये आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा जयनारायण व्यास। आपको पता है कि देसी राज्य लोक सेवा परिषद का गठन बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और यह गठन हुआ था 17 से 18 दिसंबर 1927। 17 से 18 दिसंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। किसका? देसी राज्य लोक परिषद का। ठीक है, और इसके जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? जयनारायण व्यास। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो जो देसी राज्य लोक परिषद है ना, इसका गठन करने का श्रेय किसे जाता है? जवाहरलाल नेहरू को जाता है। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू को ही इसका गठन करने का श्रेय है। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? इसका जवाहरलाल नेहरू आएगा। ठीक है, तो
हालांकि इसमें आंसर जयनारायण व्यास आएगा। मैंने ये बताया कि आपसे ये पूछा जाए विदेशी राज्य लोक परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो जोधपुर है वहां पर मारवाड़ लोक परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा विरोध दिवस कब मनाया गया, यानी कब मनाया गया था जोधपुर में? 21 जून 1947, 14 नवंबर 1947, 2 अक्टूबर 1947, कब मनाया गया था ये पूछा जा रहा है। यानी जोधपुर में जो मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा विरोध दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 1947, 20 अगस्त 1947, 14 नवंबर 1947 या 2 अक्टूबर 1947, बताइए। याद रखना ये कब मनाया गया था, 14 नवंबर 1947 को। दरअसल क्या था कि जोधपुर है ना, वहां पे जो शासन है वो अब भी उत्तरदायी शासन लागू नहीं हो रहा था, और इसीलिए जो कार्यकर्ता है उन्होंने 14 नवंबर 1947 को जोधपुर में मनाया था। कौन सा दिवस है? विधानसभा विरोध दिवस मनाया गया। यानी उन कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा विरोध दिवस मनाया गया था, कहाँ पे? जोधपुर में। तो इसीलिए 14वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, 14 नवंबर 1947। 1918 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदमल सुराणा व साथियों द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? जोधपुर राज्य लोक परिषद, परोपकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ या मारवाड़ हितकारिणी सभा? 1918 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदमल सुराणा व साथियों के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? जोधपुर राज्य लोक परिषद, परोपकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ या मारवाड़ हितकारिणी सभा? बताइए आंसर। 1918 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदमल सुराणा व साथियों के द्वारा किस संस्था की स्थापना की? ये आपको आंसर बताना है। कौन सा होगा बताइए इसका। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा मारवाड़ हितकारिणी सभा। उन्नीस सौ अठारह में जोधपुर में चांदमल सुराणा के द्वारा इसका गठन किया गया। इसका मकसद था जो स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे ना उसमें भाग ले, और इसीलिए ये हितकारिणी सभा बनाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ था। मारवाड़ हितकारिणी सभा के गठन का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? मारवाड़ी हितकारिणी सभा का जो गठन है वो कहाँ हुआ था? सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसलिए जो 15वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? इसमें डी आएगा, कि मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है उसका एक प्रकार से कहा जाए तो जो गठन है वो किया था चांदमल सुराणा ने, और साथ में कौन थे उसके अन्य जो साथी थे, ठीक है ना, अन्य जो साथी थे जिनमें मुख्य रूप से छगनलाल जी, ठीक है ना, ये साथी थे जिनके द्वारा इसका गठन किया गया। मारवाड़ में उत्तरदायी दिवस कब मनाया गया? 26 जून 1940, 8 जून 1941, 26 जनवरी 1942 और 28 मार्च 1941, कब मनाया गया? आंसर बताइए इसका। मारवाड़ में उत्तरदायी दिवस कब मनाया गया था? 26 जून 1940, 8 जून 1941,
26 जनवरी 1942 या 28 मार्च 1941 कब मनाया गया था मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस? ये इसका आंसर। याद रखना है कि मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा मारवाड़ में मनाया गया था कौन सा दिवस है? उत्तरदायी दिवस। और पूछा जाए कब मनाया गया तो 28 मार्च 1941 को। तो यही इसका आंसर आएगा। यानी इसका जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा फिर? डी ऑप्शन आ जाएगा। यानी 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में कौन सा दिवस मनाया गया था? उत्तरदायी दिवस मनाया गया। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद जोधपुर में स्थापित की गई मारवाड़ लोक परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? महाराजा के शासन को समाप्त करना, अंग्रेजों में स्वतंत्रता प्राप्त करना, महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, या सभी? कौन सा होगा इसमें? क्या उद्देश्य था इसका? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद जोधपुर में स्थापित की गई मारवाड़ लोक परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए। कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था ना 1938 में, उसके बाद में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? महाराज के शासन को समाप्त करना, अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना, महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, या सभी? तो याद रखना है कि मारवाड़ लोक परिषद का यही उद्देश्य था कि जो महाराज है ना उसकी जो छत्रछाया है उसी में यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाए। मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है ये 1938 में ही की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? जयनारायण व्यास। मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास थे। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे रणछोड़ दास गट्टानी। ये इसके अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है ना। 1938 में जो मारवाड़ लोक परिषद गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी। और ये चाहते थे कि महाराजा है ना वो रहे चाहे शासन में, लेकिन उसके साथ यहाँ पर जनता का शासन भी स्थापित किया जाए, मतलब उत्तरदायी शासन भी स्थापित किया जाए। तो इसलिए इनका ये प्रमुख उद्देश्य था। और इसलिए जो 17वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ रियासत में स्वतंत्रता सेनानियों को किस किले में कैद किया गया? मेहरानगढ़ में, तख्तगढ़ में, जसवंत थड़ा में, या मंडोर के किले में? मारवाड़ रियासत में स्वतंत्रता सेनानियों को किस किले में कैद किया गया था? मेहरानगढ़ में, तख्तगढ़ में, या माचिया किला कहते हैं, जसवंत थड़ा में, या मंडोर का किला में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर किसमें किया गया था बताइए? मारवाड़ रियासत में स्वतंत्रता सेनानियों को किस किले में बंद किया गया था? इसके ऑप्शन क्या हैं ये आपको बताने हैं। मेहरानगढ़ में किया गया था, माचिया का किला में किया गया था, मतलब तख्तगढ़ वाला, या जसवंतड़ा में किया गया? तो याद रखना है इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? तख्तगढ़ में। यानी जयनारायण व्यास उनके जो साथी थे उन्हें कहाँ पे बंद किया गया था? तख्तगढ़ में बंद किया। तो यहाँ पर इन्हें कैद किया गया, ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या है कि मारवाड़ लोक परिषद के आंदोलन में मारवाड़ की महिलाएं किसके नेतृत्व में उत्तरदायी शासन हेतु आंदोलन में योगदान कर रही थी? किसके नेतृत्व में कर रही थी? ये क्वेश्चन बताना है। कौन कौन थी इसमें? महिमा देवी किंकर, नारायणी देवी वर्मा,
किशोरी देवी या दुर्गा देवी शर्मा, यानी किसके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा था? बताना इसका आंसर, बताइए। मारवाड़ लोक परिषद के आंदोलन में मारवाड़ की महिलाएं किसके नेतृत्व में उत्तरदायी शासन हेतु आंदोलन में योगदान दे रही थी? महिमा देवी किंकर, नारायणी देवी किंकर, सॉरी नारायणी देवी वर्मा है, सॉरी, किशोरी देवी और दुर्गा देवी शर्मा, किसके नेतृत्व? याद रखना है, इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा होगा आपके? महिमा देवी किंकर, यानी महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में ही जोधपुर में महिलाओं ने भाग लिया। तो महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया था और महिलाओं ने बड़े आंदोलन भी चलाए थे एक प्रकार से, कहां पर? जोधपुर। राज भगत देश हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? राज भगत देश हितकारिणी सभा, जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, और इसके बाद में है सर सुखदेव प्रसाद और आनंद राज सुराणा। बताइए। राज भगत देश हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? जयनारायण व्यास ने किया, चांदमल सुराणा ने किया, सर सुखदेव प्रसाद ने किया, या आनंद राज सुराणा ने किया? किसने किया था? राज भगत देश हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया? जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, सर सुखदेव प्रसाद या आनंद राज सुराणा? तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा फिर? सर सुखदेव प्रसाद, यानी इनके द्वारा ही राज भगत देश हितकारिणी सभा का गठन। ये दरअसल मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे। मारवाड़ के क्या थे ये? प्रधानमंत्री, या दीवान भी कहते थे उन्हें। क्या कहते थे? दीवान। ठीक है, इनके द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो 20वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा, सर सुखदेव प्रसाद राज भगत देश हितकारिणी सभा के गठित करने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर की जुन्नी दान मंडी में छगनराज चौपासनी वाला ने पहली बार कब फहराया था? तिरंगा कब फहराया? इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? पहली बार तिरंगा कब फहराया? ठीक है, 26 जनवरी 1930, 30 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1932, 26 जनवरी 1931। बताइए कब फहराया गया? आंसर बताइए। जोधपुर की जुन्नी दान मंडी में छगनराज चौपासनी वाला ने पहली बार तिरंगा कब फहराया? 26 जनवरी 1930, 30 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1932, 26 जनवरी 1931। यानी तिरंगा कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930, 30 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1932, 26 जनवरी 1931। तो आपको याद रखना है कि यह तिरंगा फहराया गया था 26 जनवरी 1932 को। तो आपको पता ही है कि वैसे 26 जनवरी 1930 है ना, उस दिन पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया था? पूर्ण स्वराज्य दिवस। कौन सा दिवस था? पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत। इसके बाद में ये जो दिन है ना, ये काफी महत्वपूर्ण बन गया। इसे आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं किसको? पूर्ण स्वराज्य दिवस को, जो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद में क्या हुआ कि यह आदेश दिया गया या यह कहा गया कि 26 जनवरी को पूरे देश में क्या है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाना है, तो इसलिए हर साल मनाया जाता था। लेकिन जोधपुर में जो पहली बार है वो कब मनाया गया? 26 जनवरी 1932 को। और इसी दिन ये मनाया था छगनराज चौपासनी वाला ने
जबकि उसने जोधपुर की जुन्नी दान मंडी में तिरंगा फहराया था। ठीक है, तो 21वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? सी आएगा, सॉरी, सी। 26 जनवरी 1932 को पहली बार तिरंगा फहराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ का तोल आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तोल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आंसर देने। मारवाड़ का तोल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में? यानी कब प्रारंभ किया गया था मारवाड़ का तोल आंदोलन? 1919, 1920, 1921 और 1922? बताइए। कब प्रारंभ हुआ? तो आपको याद रखना है कि ये जो तोल आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ था 1921 में। तोल आंदोलन काफी प्रसिद्ध था। दरअसल इसका कारण क्या था कि मारवाड़ में माना जाता था 100 तोले का एक शेर। अन्य क्षेत्रों में मानते थे कि 80 तोले का क्या होता है? एक शेर होता है। तो अब यहाँ के जो किसान थे उन्हें 20 तोले का नुकसान होता था, मतलब वजन भी अलग अलग हो रहा था उस समय। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर आंदोलन करने का फैसला किया। प्रारंभ कब हुआ था? 1921 में। नेतृत्व किसने किया था? चांदमल सुराणा ने। चांदमल सुराणा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। ठीक है, इसके बाद आंदोलन चला जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और 1924 में यहाँ पर मांगे स्वीकार कर दी गई थी। और जो जोधपुर है ना, वहां भी दरअसल रूल लागू कर दिया गया कि यहाँ पर भी 80 तोले का क्या होगा? एक शेर होगा। ये रूल लागू किया गया किसमें? जोधपुर में। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये जो मारवाड़ का तोल आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में। जोधपुर सरकार के द्वारा मारवाड़ जो प्रेस एक्ट है वो कब लागू किया गया था? मारवाड़ प्रेस एक्ट कब लागू किया गया जोधपुर सरकार के द्वारा? ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में? बताइए इसका क्या ऑप्शन रहेगा? जोधपुर सरकार द्वारा मारवाड़ प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1919 में, 1920 में, 1921 में और 1922 में? कब लागू किया? तो याद रखना है कि ये जो मारवाड़ प्रेस एक्ट है ये लागू किया गया था 1922 में। मारवाड़ प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1922 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है ना, 1922 ईस्वी में से लागू किया गया था। तो 23वें जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा आएगा? डी, 1922। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की जोधपुर इकाई मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? बताइए। 1927, 1928, उसके बाद में 1929 और 1930? ऑप्शन है। कब हुई थी? अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की जोधपुर इकाई मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में? कब स्थापित की गई थी? तो याद रखना है कि इसका जो गठन है ये हुआ था 1929 में। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया था कि इसकी स्थापना कब हो चुकी थी बम्बई में? 1927 में। लेकिन यदि अपन बात करें मारवाड़ की यानी जोधपुर की तो वहां पर इसका गठन कब हुआ था? 1929 में।
इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1929, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पोपाबाई की पोल मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाएं किसने प्रकाशित की थी? मोतीलाल नेहरू, आनंदराज सुराणा, माधो सिंह, जयनारायण व्यास। यानी पुस्तकों के नाम क्या है? पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था। ये जो पुस्तक थी ये किसने प्रकाशित की थी? मोतीलाल नेहरू ने, आनंदराज सुराणा ने, माधो सिंह या जयनारायण व्यास ने? बताइए किसने की थी पोपाबाई की पोल? मोतीलाल नेहरू, आनंदराज सुराणा, माधो सिंह, जयनारायण व्यास। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो की गई थी जयनारायण व्यास के द्वारा, मतलब प्रकाशन, सॉरी, स्थापना नहीं। तो ये जो पुस्तकें थी ना, ये मारवाड़ के शासन पर आधारित थी, और मारवाड़ का शासक उस समय उमेद सिंह था। तो उसकी गलत नीतियों के खिलाफ ये जो पुस्तकें थी ना, ये प्रकाशित की थी किसने? जयनारायण व्यास ने। तो 25वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, जयनारायण व्यास। 23 सितंबर 1929 को जयनारायण व्यास को कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? बताइए। पहला जो ऑप्शन है गिराब गडरा रोड, बी है दौलतपुरा डीडवाना, सी ऑप्शन है टोडगर और टोडगढ़ सॉरी, और डी है सोजतरुक। बताइए इसका आंसर। यानी इसे कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ए ऑप्शन है गिराब गडरा रोड, बी ऑप्शन है दौलतपुरा डीडवाना, सी ऑप्शन है टोडगढ़ और डी ऑप्शन है सोजतदुर्ग। जयनारायण व्यास को कहाँ पे गिरफ्तार कर नजरबंद किया? गिरफ्तार नहीं, सॉरी, नजरबंद कहाँ किया गया ये बताना। ये आंसर बताना है आपको। तो याद रखना है कि इसका आंसर होगा बी, दौलतपुरा डीडो। ठीक है ना? यहाँ पर इसे गिरफ्तार करके, जबकि उन्होंने मारवाड़ शासक के विरोध में अभियान चलाए थे। मारवाड़ शासक कौन था उस समय? उमेद सिंह। यानी मारवाड़ की सरकार के विरुद्ध में इन्होंने अभियान चला रखे थे, और इसीलिए इन्हें गिरफ्तार करके यहाँ पर नजरबंद किया गया। तो जो 26वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? बी, दौलतपुरा टीटवाना। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पुष्कर में, जोधपुर में, अजमेर में या पाली में? मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पुष्कर, जोधपुर, अजमेर या पाली? बताइए। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पुष्कर, जोधपुर, अजमेर, पाली। कहाँ पे इसका प्रथम अधिवेशन हो? पुष्कर, जोधपुर, अजमेर, पाली। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पुष्कर, जोधपुर, अजमेर, पाली। तो याद रखना है कि ये पुष्कर में हो। यानी इसका जो प्रथम अधिवेशन है इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। वहां पे हुआ था पुष्कर में। ठीक है। तो 27वां जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा और आनंदराज सुराणा। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा या आनंदराज सुराणा? बताइए किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी? बताइए इसका आंसर।
1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, आनंदराज सुराणा। बताइए इसका आंसर क्या? ठीक है, तो इसका आंसर होगा भंवरलाल सराफ। 1934 में जयनारायण व्यास ने इसकी स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? भंवरलाल सराफ। ठीक है, भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने थे, इसलिए 28वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा आएगा? ए आएगा, भंवरलाल सराफ। 29वां क्वेश्चन है, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का जोधपुर आगमन कब हुआ था? यानी विजयलक्ष्मी पंडित जोधपुर कब आई थी, ये आपको आंसर बताना है। बताइए इसका क्या आंसर हो? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का जोधपुर आगमन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1938 को, 10 अक्टूबर 1938 को, 13 अक्टूबर 1938 को, या 13 नवंबर 1938 को? कब आगमन? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का जोधपुर आगमन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1938, 10 अक्टूबर 1938, 13 अक्टूबर 1938, या 13 नवंबर 1938? बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके 13 नवंबर 1938 को। क्योंकि यहाँ पर जोधपुर में दरअसल क्या है कि प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की जा रही थी, और इसीलिए इस यहाँ पर इनका आगमन हुआ था, किसका? विजय लक्ष्मी पंडित का, जोधपुर में। ठीक है ना? तो ये आगमन कब हुआ था? 13 नवंबर 1938 को ही हुआ था। जोधपुर शिक्षा दिवस कब मनाया गया? पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? जोधपुर शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? 2 मई 1936, 1 जुलाई 1936, 21 जून 1936, और उसके बाद में दिया है 20 जुलाई 1936। यानी कब मनाया गया था, ये आपको बताना। जोधपुर शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? 2 मई 1936, 1 जुलाई 1936, 21 जून 1936, और 20 जुलाई 1936। क्या आंसर रहेगा इसका? बताइए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21 जून 1936। यानी 21 जून 1936 को जोधपुर में, दरअसल उस समय क्या था कि यहाँ पर जो शिक्षा के लिए जो फीस है ना, मतलब फीस जो कॉलेज वगैरह में, वो बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो जोधपुर है वहां पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था, और 21 जून 1936 को कौन सा दिवस मनाया था? शिक्षा दिवस मनाया। शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 1936 को। ठीक है। जोधपुर नागरिक स्वतंत्रता संघ स्थापित किया गया था 2 जून 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को, 30 मई 1936 को, या 30 जून 1936 को? यानी जोधपुर नागरिकता स्वतंत्रता संघ कब स्थापित किया गया था? तो ये कब स्थापित किया गया, याद रखना है कि इसे स्थापित किया गया था कब? 2 जून 1936, 1 अप्रैल 1936, 30 मई 1936, या 30 जून 1936? आंसर बताइए इसका। क्या रहेगा आंसर? 2 जून 1936 को, या 1 अप्रैल 1936 को, 30 मई 1936 को, 30 जून 1936 को? कब संघ स्थापित किया गया? ठीक है।
तो इसका जो आंसर आएगा कि ये जो संघ है ये स्थापित किया गया था 2 जून 1936 को, क्योंकि यहाँ पे जो नागरिक है ना उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और इसीलिए स्थापित किया गया था 2 जून 1936 को जयनारायण व्यास के द्वारा ही। इसका नाम क्या था? जोधपुर नागरिकता स्वतंत्रता संघ। इसके द्वारा जयनारायण व्यास के द्वारा इसे स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, आजादी के दौरान गणेश लाल व्यास द्वारा रचित प्रमुख गीत कौन सा है? कौन सा लिखा था? गरीबों की आवाज, बेकसों की आवाज, इनकलाबी तराने या सभी? आजादी के दौरान गणेश लाल व्यास के द्वारा रचित प्रमुख गीत कौन सा है? गरीबों की आवाज, बेकसों की आवाज, इनकलाबी तराने या सभी? कौन सा इसमें सही है बताइए। आजादी के दौरान गणेश लाल व्यास द्वारा रचित प्रमुख गीत कौन सा है? गरीबों की आवाज, बेकसों की आवाज, इनकलाबी तराने, और साथ में क्या दिया है आपके? सभी। कौन सा होगा इसमें बताइए। आपको याद रखना है कि इसमें जो ऑप्शन आएगा वो सही होगा, सभी। यानी ये गरीबों की आवाज है, ये भी इन्होंने लिखा था। बेकसों की आवाज भी लिखा था इन्होंने। इनकलाबी तराने भी लिखे थे गणेश लाल व्यास ने। तो सारे ही होंगे। तो इसमें का ऑप्शन कौन सा आएगा फिर? डी ऑप्शन आएगा। जोधपुर सरकार ने नाजियों जैसा दमन शुरू किया है, नागरिक स्वतंत्रता का दमन ही तो नाजीवाद है। ये कथन किसका है? ये कथन किसने बोला था? जयनारायण व्यास ने, छगनराज चौपासनी वाला ने, पुरुषोत्तम प्रसाद नैयर ने, या अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने? जोधपुर सरकार ने नाजियों जैसा दमन शुरू किया है, नागरिक स्वतंत्रता का दमन ही तो नाजीवाद है। यह कथन किसका है? जयनारायण व्यास, छगनराज चौपासनी वाला, पुरुषोत्तम प्रसाद नैयर और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। यह कथन किसका है बताइए। तो याद रखना ये जो कथन है ये जयनारायण व्यास ने दिया था। किसने? मैंने बताया था ना अभी कि नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना की थी। तो उस समय क्या हुआ कि जो नागरिक थे ना उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, उनका दमन करना शुरू किया गया। जो भी बोलता था ना तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इसीलिए इसने यहाँ पर एक प्रकार से ये कहा था कि नागरिक स्वतंत्रता का दमन ही तो नाजीवाद है, और ये नाजियों की तरह कर रही है जोधपुर सरकार। तो इसीलिए 33वें का ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन, जयनारायण व्यास। कौन सा जाएगा इसमें? जयनारायण व्यास। मारवाड़ लोक परिषद को पुनः वैद्य संस्था के रूप में मान्यता दी गई। 1938, 1939, 1940 और 1941। कब दी गई थी बताइए इसका आंसर। मारवाड़ लोक परिषद को पुनः वैद्य संस्था के रूप में मान्यता कब दी गई? 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में? कब दी गई थी पुनः वैद्य संस्था के रूप में मान्यता? मारवाड़ लोक परिषद को पुनः वैद्य संस्था के रूप में मान्यता कब दी गई? तो इसके बारे में याद रखना है कि इसका आंसर आएगा 1940। क्योंकि क्या हुआ था कि पहले वहां के महाराजा उमेद सिंह ने मान्यता रद्द कर दी थी, लेकिन 1940 में क्या हुआ कि जो उमेद सिंह है ना उसे विमान चलाना सीखना था, और इसीलिए उमेद सिंह को कहाँ जाना था? ब्रिटेन जाना था। तो इन्होंने सोचा कि यदि वो ब्रिटेन चले गए तो कहीं पीछे से दंगा न कर दे, और इसीलिए इसने समझौता किया था प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के साथ, जो लोक परिषद वहां पे बनी हुई थी। उसके बाद में जो लोक परिषद है, लोक परिषद, उसके साथ समझौता किया गया, और इस समझौते में जो लोक परिषद है उसे पूरी तरह से मान्यता प्रदान, लोक परिषद को मान्यता प्रदान की गई। किसके द्वारा की गई थी? लोक परिषद को मान्यता ये की थी जयनारायण व्यास के समय महाराजा उमेद सिंह। ठीक है, महाराजा उमेद सिंह के द्वारा इसे वैद्य संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी। इसको मारवाड़ लोक परिषद को। ठीक है ना। उसके बाद में आपको याद रखना है कि ये जो संस्था है ना
वो 1940 ईस्वी में पूरी तरह से, 1938 में तो इसकी स्थापना हुई थी, और वो जो संस्था है वो एक प्रकार से 1940 में, 1938 में जैसे ही स्थापना हुई इसकी मान्यता रद्द की गई थी, लेकिन 1940 में फिर से इसकी मान्यता प्रारंभ कर दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद के 1940 में गैरकानूनी अधिनियम घोषित होने के बाद आंदोलन के संचालन के लिए प्रथम डिक्टेटर कौन नियुक्त किए गए थे? मथुरा दास माथुर, रणछोड़ दास गटानी, इसके अलावा कन्हैयालाल कलेंत्री या देवकृष्णा थानू, कौन नियुक्त किए गए थे? ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, और इसका जो आंसर क्या होगा बताइए, टाइम है आपके पास। मारवाड़ लोक परिषद के 1940 में गैर कानूनी घोषित होने के बाद आंदोलन के संचालन के प्रथम डिक्टेटर कौन नियुक्त किए गए थे? मथुरा दास माथुर, रणछोड़ दास गटानी, कन्हैयालाल कलेंत्री या देवकृष्णा थानवो, इसको नियुक्त किया गया था, बताइए। तो आपको याद रखना है कि मथुरा दास माथुर को, ठीक है ना, इसे नियुक्त किया गया, तो इसलिए 35वें का जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? ए है। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर में जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भंवरलाल सराफ, आनंदमल सुराणा, बालमुकुंद बिस्सा, अचलेश्वर शर्मा, बताइए इसका आंसर। यानी प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर में जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? बताइए। भंवरलाल सराफ, आनंदमल सुराणा, बालमुकुंद बिस्सा, अचलेश्वर शर्मा, कौन सा आएगा इसमें ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन आएगा बालमुकुंद बिस्सा का। यानी भूख हड़ताल कर दी गई थी जेल में, और 19 जून 1942 को मृत्यु हो गई थी बालमुकुंद बिस्सा की। और ऐसे ही मृत्यु हुई थी लाहौर जेल में इसकी, जतिन दास की, और इसलिए बालमुकुंद बिस्सा है ना, इसे कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास। यानी पूछा जाए राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं, तो राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है बालमुकुंद बिस्सा को। किसको कहा जाता है? बालमुकुंद बिस्सा है, उसे ही कहते हैं राजस्थान का जतिन दास। पुनः मान्यता प्राप्त होने के बाद मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन 21 जून 1940 को कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जोधपुर, सोजत, नागौर, पुष्कर। पुनः मान्यता प्राप्त होने के बाद जो मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन 21 जून 1940 को कहाँ हुआ था? जोधपुर, सोजत, नागौर, पुष्कर, कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में हुआ था, सोजत में हुआ था, नागौर में हुआ था, या पुष्कर में हुआ था? पुनः मान्यता प्राप्त होने के बाद मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन 21 जून 1940 को कहाँ हुआ था? जोधपुर, सोजत, नागौर या पुष्कर। तो याद रखना है इसका आंसर आएगा जोधपुर, ए। यानी जोधपुर में प्रथम सम्मेलन हुआ जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में। ठीक है, इसमें फिर इन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग कर दी थी। फिर 1941 में फिर से इसकी मान्यता रद्द हो गई थी। यानी एक बार महाराजा गए थे ना ब्रिटेन, तभी मान्यता दी थी, लेकिन बाद में फिर से इसकी जो मान्यता है ना वो समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। अगला है, जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हुए 1 व 2 जून 1941, 3 व 4 जून 1941, 7 व 8 जून 1941, 10 व 11 जून 1941, कब हुए थे? यानी जोधपुर नगर पालिका के चुनाव कब हुए थे? 1 व 2 जून 1941 को, 3 व 4 जून 1941 को, 7 व 8 जून 1941 को, 10 व 11 जून 1941 को, बताइए कब हुए थे इनके चुनाव? जोधपुर नगर पालिका के चुनाव, बताइए इसका आंसर।
1 व 2 जून 1941, 3 व 4 जून 1941, 7 व 8 जून 1941, 10 व 11 जून 1941। बताइए। तो आपको याद रखना है ये जो चुनाव थे 7 और 8 जून 1941 को हुए थे। और इसमें प्रजामंडल के जो जयनारायण व्यास थे ना, ये जयनारायण व्यास जोधपुर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष बने थे। जोधपुर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जयनारायण व्यास बने। ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष जयनारायण व्यास बने थे। जोधपुर नगर पालिका के पहले निर्वाचन के बाद पर्वत निर्वाचन अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया ना मैंने आपको, कौन थे इसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष? आनंदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ या अचलेश्वर प्रसाद वर्मा। यानी कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष, निर्वाचित अध्यक्ष? तो अभी बताया ही है मैंने वैसे। आनंदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और अचलेश्वर प्रसाद वर्मा। कौन इनके प्रथम अध्यक्ष थे? बताइए। तो इसका आंसर तो आसानी से बता सकते हो, अभी आपको बताया गया है। ठीक है ना। तो याद रखना है इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? जयनारायण व्यास, बी ऑप्शन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ही था। जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर जोधपुर में रियासती दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च 1942, 10 मार्च 1942, 1 अप्रैल 1942 और 19 अप्रैल 1942। यानी जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर जोधपुर में रियासती दिवस मनाया गया 1 मार्च 1942 को, 10 मार्च 1942 को, 1 अप्रैल 1942 को, 19 अप्रैल 1942। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर जोधपुर में रियासती दिवस कब मनाया गया था? 1 मार्च 1942 को, 10 मार्च 1942 को, 1 अप्रैल 1942 को और 19 अप्रैल 1942 को कब मनाया? ठीक है, तो याद रखना है कि यह दिवस 19 अप्रैल 1942 को मनाया। यानी ऑप्शन कौन सा आएगा इसका? डी। 19 अप्रैल 1942 को ये मनाया। तो ये 40 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे जो एसआई एग्जाम है, रीट एग्जाम है एसएसटी का, ठीक है, पटवार एग्जाम है, वन रक्षक एग्जाम है, तो सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये टेस्ट। ठीक है ना, तो आगे भी टेस्ट जारी रहेंगे। तो आप है ना दरअसल चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और अनअकैडमी पे लर्निंग ऐप पे कोई कोर्स लेना है तो मेरा जो कोड है वो जरूर यूज कीजिएगा, DPS10। कौन सा है? DPS10। और आपको मिलेगा फिर 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो धन्यवाद।